तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान दर्पण। फ्रेंड्स, आज हम बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए तीसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न के उत्तर जो है व्याख्या सहित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये रुक्मिणी प्रकाशन के बुक से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? ये लैक्टिक अम्ल, जो कि बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है और सिरका एवं अचार बनाने में एसिटिक अम्ल का यूज़ होता है और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्टिनोइड श्रेणी में 14 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो ये थोरियम, जो कि टीएम, सी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टीएम, थोरियम एक लेंथेटाइड तत्व है। आवर्त 6 के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया जाता है, जिसे लेंथेनाइड कहा जाता है। और आवर्त 7 के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा जाता है, इन्हें एक्टेनाइड कहा जाता है। और लेंथेनाइड को भारी मृदा धातु कहा जाता है और एक्टिनाइड को रेडियो सक्रिय तत्व भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाता है। ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठोस CO2 को सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। इसमें ये आपका नहीं होगा। 1 और 3 सही है। ठोस को सूखी बर्फ के रूप में भी जाना जाता है, ये आपका सही है। और एक बार ठोस सीधे तौर पर तरल पदार्थ में बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। CO2 जीवाश्म ईंधन से मुख्यतः निकलता है और CO2 के कारण ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और CO2 का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। और CO2 गैस की जो प्रकृति है अम्लीय होती है। और शीतल पेय या सोडा वाटर पदार्थों में CO2 होता है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्वेश्चन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? तो ये अपवर्तनांक, इनकी सी ऑप्शन सही है। अपवर्तनांक परिवर्तन नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं।
NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने से pH का मान और बढ़ जाएगा, लेकिन अपवर्तनांक अपरिवर्तित रहेगा। ताप बढ़ाने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ के सदस्य हैं? तो लाइकोपेसिडा का है, सी ऑप्शन सही है, लाइकोपेसिडा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। लाइकोपेडियम सदस्य क्या है? लाइकोपेडियम को हिंदी में नागबेली कहा जाता है और यह एक आकर्षक पौधा है जिसका विवाह तथा अन्य अवसरों पर सजावट के रूप में यूज करते हैं। और जब यह पौधा खुली जगह या मैदान में फैलता है तो इसे बलिलता भी कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दमा मानव शरीर के किस अंग का विकार है? तो ये श्वसन तंत्र का है, बी ऑप्शन सही है। दमा रोग के बारे में जान लेते हैं। दमा मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है, जो ऐसा रोग जिसमें रोगी को खांसी, कंठश्वास आदि के कभी कभी दौरे उत्पन्न होते रहते हैं, दमा कहलाता है। और फेफड़े में सूजन की उत्पत्ति को निमोनिया कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है यानी कितना होता है? तो 32 ग्राम होता है, जो कि बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अणुओं की गति ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। एक में है ठोस द्रव गैस, गैस बराबर ठोस द्रव, द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, ठोस द्रव गैस। ये इसमें आपका ठोस द्रव गैस ये होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। अनुगति सिद्धांत के अनुसार अणुओं का गतिज ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम ठोस द्रव गैस है, बढ़ते हुए क्रम में। और गैस के अणुओं की गति तीव्र होती है, जिसके कारण इसकी गति ऊर्जा अधिक होती है। और गति ऊर्जा किसी गैस का उसके परम ताप का समानुपाती होता है, यानी गैस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में कम और ठोस में सबसे कम होता है गति ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विसर्जन नली कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तो ये 0.001 mmHg, जो कि डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधातुएं धनायन बनाती है, अधातुएं ऋणायन बनाती है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है गलत है, अधातुएं धनायन बनाती है, ये ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देख लेते हैं। जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करती है उसे अधातु कहा जाता है। और अधातु को आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 22 अधातु तत्व हैं, जिसमें 11 गैस,
एक द्रव तथा शेष 10 ठोस है। धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है और अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं और एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं और एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। तो ये सी ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स औषधियाँ कुछ निश्चित जीवाणुओं के मोल्डर्स, फंजाई, बैक्टीरिया आदि से बनाई जाती है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन कॉको द्वारा उत्पन्न हुआ था और जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अधिकांश एंटीबायोटिक्स पॉलीपेप्टाइड होता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, ट्रीटासाइक्लिन आदि। जीवाणुओं को निष्प्रभावी करने वाले पदार्थ को एंटीबैक्टीरियल कहा जाता है और कॉको को निष्प्रभावी करने वाले पदार्थ को एंटीफंगल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो वह रोग है लिंग सहगलन अप्रभावी। डी ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी हरे पौधे और हरे सवाल उत्पादक होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं। पौधे ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इसका बी ऑप्शन जो है वो गलत है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, यानी सही इसका जो आंसर होगा बी होगा। ये आपका सही है। सभी हरे पौधे नीले हरे सवाल उत्पादक होते हैं, ये भी सही है। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार कर, ये भी सही है। और पौधे ऊर्जा को रासायनिक परिवर्तन करते, ये भी सही है, लेकिन हालांकि बी ऑप्शन जो है गलत होगा। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का स्थिरीकरण होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, यानी क्या हो सकता है? ये एड्स हो सकता है, जो कि सी ऑप्शन सही है। अब एड्स के बारे में जान लेते हैं। एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम्स और HIV संक्रमण के निम्नलिखित प्रकार से फैल सकता है। फैलने के कारण भी हम देख लेते हैं। HIV संक्रमित किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त सिरिंज से किसी स्वास्थ्य व्यक्ति को इंजेक्शन देने से, HIV संक्रमित व्यक्ति का रुधिर आदान प्रदान करने से और
HIV संक्रमित स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं HIV से, और इसके लिए जांच भी किए जाते हैं। कौन कौन से जांच होता है ये भी हम देख लेते हैं। HIV एड्स के विभिन्न टेस्ट हो सकते हैं, जैसे एलिसा जांच, रेजिड जांच, CD4 सेल्स काउंट, एब्सोल्यूट काउंट, बस्टन ब्लड टेस्ट, रोपा जांच और करपास जांच, ये जांच इसमें होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खानवा का युद्ध और राणा संगा के बीच लड़ा गया था, यानी खानवा का युद्ध किसके और राणा संगा के बीच लड़ा गया था? ये बाबर के बीच। सी ऑप्शन सही है। अब खानवा का युद्ध, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं, डिस्कस। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था, और खानवा के युद्ध में बाबर विजय प्राप्त कर भारत में मुगल वंश को स्थिरता प्रदान किया। बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और सेकंड खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के मध्य हुआ था, जो कि उपरोक्त क्वेश्चन में पूछा गया है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। और चौथा घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को महमूद लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा था, और बाबर की अंततः मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1930 को हुई थी, हो गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब ने की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था, यानी कि अंग्रेज ने कितने अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो ये 1658 से 1707 ईस्वी तक, जो कि सी ऑप्शन सही है। और औरंगजेब के शासन के बारे में जानकारी हम देख लेते हैं। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। 1 जुलाई 1658 ईस्वी में और आगरा में करवाया था, और जून 1659 ईस्वी में दिल्ली में करवाया था। ये 2 उन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। और औरंगजेब का जन्म गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर हुआ था, और औरंगजेब के गुरु मीर मुहम्मद हकीम थे। औरंगजेब ने शासन का आधार कुरान और मुस्लिम कानून को बनाया था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, झरोका दर्शन, गाना बजाना, तुलादान, भांग की खेती आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। USA यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेनिस, बेसबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ। तो ये बेसबॉल है, जो कि बी ऑप्शन सही है। अब बेसबॉल सबसे पहले 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था, और राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ये डी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 338, डी ऑप्शन सही है।
चलिए इस अनुच्छेद के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुच्छेद 338A में वर्णन है और 65वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था, परंतु फिर 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया था। और अनुच्छेद 338B के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की आस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? ये राष्ट्रपति होते हैं। बी ऑप्शन सही है। अब आस्मिकता निधि ये किस अनुच्छेद से है, सब डिस्कस कर लेते हैं हम। अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को आस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति का प्रावधान है। आस्मिकता निधि से पैसा निकालने के लिए संसद से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती है और आस्मिकता निधि के लिए 500 करोड़ राशि का प्रावधान था पहले, जिसे बढ़ाकर 2021-22 में 30,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। ये आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन में भी आ जाएगा कि आस्मिकता निधि के लिए 500 करोड़ रुपए का राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 2021-22 में 30,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? ये 31 दिसंबर 1929, जो कि बी ऑप्शन सही है, वो लिया गया था। अब कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। छब्बीस जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज्य शब्द का अर्थ अब से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य होगा माना जाने लगा। इसके बाद सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच फहराया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है कि दिसंबर 1929 की कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना की तैयार की थी, ये एम.एन. रॉय ने किया था। साथ के ए ऑप्शन सही है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एम.एन. रॉय के बारे में। 1945 में श्री एम.एन. रॉय ने जन योजना बनाया था और 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी?
तो ये 1992 में दिया गया था, जो कि ए ऑप्शन सही है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संरक्षण परिषद, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो कि डी ऑप्शन सही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि बी ऑप्शन सही है। अब जलोढ़ मिट्टी, इसके बारे में जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस का जलोढ़ मिट्टी में कमी हो पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाई दोआब के बीच का क्षेत्र है ये ब्यास और रावी, कि बी ऑप्शन सही है। अब दोआब क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। दोआब, आब का अर्थ होता है पानी। दोआब क्षेत्र की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है और दोआब क्षेत्र की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। सिंध नदी और झेलम नदी के बीच क्षेत्र सिंध सागर दोआब कहलाता है और झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को जेच दोआब के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को रेचना दोआब से जाना जाता है। ब्यास नदी और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को बिष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? ये हुगली नदी पर है, जो कि ये ऑप्शन सही है। अब हुगली नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह समुद्र से जुड़ता है और हुगली नदी, इसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है। यह नदी बहुत ही विश्वघाती नदी है। हुगली नदी पर मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा जैसे नगर बसा हुआ है। भारत का सबसे अधिक प्रांगण वाला बंदरगाह कोचीन बंदरगाह है और भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है और भारत का जवाड़ीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य सिर्फ 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो पंजाब जो है शामिल नहीं, जो कि डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम है, सबसे टॉप पे है, जो कि 84.33% है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 79.63% है। मेघालय है, 76.33% है। मणिपुर है, 74.34% और नागालैंड है 73.90%। यानी कि मिजोरम जो है सबसे टॉप पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? ये अम्बाला शहर, जो कि ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो ये रोंगकर त्यौहार मना, जो कि सी ऑप्शन सही है। अब रोंगकर त्यौहार के बारे में हम जान लेते हैं। रोंगकर त्यौहार फसल कटाई पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए मनाया जाता है असम में। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रेडियो आवाज़, रेडियो से आवाज़ से संबंधित है। उसके बाद टेलीविज़न जो है चित्र से संबंधित होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।